गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, सबको नमस्कार। तो बच्चों, काफ़ी गैप हो गया हमारी क्लास में, और दीपावली के बाद में अपनी ये जो क्लास है बच्चों, तो आपने देखा ये दीपावली से पहले मैं आपको एक पोएम पढ़ा रहा था, और पोएम जो बच्चों वो मेरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी बची थी। तो वहीं से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। यू जस्ट प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 67। यह बच्चों आप देखेंगे, लास्ट पेरा में आपको समझाने वाला हूं। शी हैड अ स्कारलेट केप ऑन हर हेड। ये बच्चों सेकंड लास्ट पेरा बोल रहा हूं मैं। शी हैड अ स्कारलेट केप ऑन हर हेड एंड दैट वाज द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कॉल इन द फ्लेम। हाँ बच्चों, यहां तक की बात हो गई थी। तो जरा देखें कि शी हैड ए स्कारलेट केप ऑन हर हेड। वो चिड़िया में परिवर्तित हो गई। वो जो ओल्ड लेडी थी बच्चों, जिससे कि सेंट पीटर ने क्या मांगा था, जिससे सेंट पीटर ने जो है सिर्फ एक चपाती मांगी थी, एंड शी हैड ए स्टोर ऑफ चपातीज, शी हैड ए स्टोर ऑफ केक्स। उसके पास में जो केक हैं अर्थात जो चपातियां हैं उनका बच्चों एक पूरा भंडारा था। एंड गुड सेंट पीटर आस्क्ड ओनली फॉर वन। और जो नेक संत पीटर थे, वो फकीर थे, मस्त मलंग बाबा थे, ही आस्क्ड ओनली फॉर वन पीस ऑफ केक। उसने बच्चों जो केक है उनका सिर्फ एक पीस मांगा था, लेकिन उसने मना कर दिया। द सेंट बिकेम फ्यूरियस। संत आग बबूला हो गया। एंड ही कर्स्ड द लेडी। और उसने उस महिला को एक श्राप दे दिया, दैट यू आर नॉट फिट टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म। तुम मानव योनि में रहने लायक महिला नहीं हो, इसलिए तुम अभी क्या बन जाओ। इसलिए तुम अभी से जो है किसके रूप में बदला उसको बनाया बच्चों एक वुड पेकर। आपको बताया था वुड पेकर का माने क्या होता है। ये बच्चों शब्द है, जरा ध्यान देना। वुड PECKER। ये बच्चों PAC एक तो अलग होता है, पैक करते हो आप किसी चीज को, वो अलग है। और PEC के पैक यानी होता है बच्चों बोर। जरा देखना, BORE, बोर। इसके भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि साहब फलाटी का आदमी मुझे बोर कर रहा है, somebody is boring me, कोई मुझे बोर कर रहा है। और एक बोर यानी बच्चों ड्रिल करना, माने जमीन में छेद करना होता है। जमीन में किसी भी चीज में जब आप छेद करते हैं आप उसे बोर कहते हैं। तो यहां बच्चों इसका माने छेद करने से लिया जाएगा। किस अर्थ में लिया जाएगा? छेद करना। इसको बच्चों आप क्या बोलते हो? ड्रिल बोलते हो। क्या बोलते हो? ड्रिल। हालांकि एक चीज और है, इस ड्रिल के भी दो मीनिंग। ड्रिल यानी क्या होता है? जमीन में छेद करना, किसी चीज में छेद करना। एंड इन द सेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, और बच्चों आप शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में बात करते हो तो बच्चों को भी क्या करते हैं? ड्रिल करवाते हैं। ड्रिल माने किसी चीज को बार बार बुलवाना बच्चों से, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इन द सेम वे बच्चे क्या करते हैं? बच्चों उसकी ड्रिल करते हैं। ड्रिल का माने क्या होता है? एक ही चीज को, जैसे पहाड़े हैं, टेबल, बच्चों को आप छोटे बच्चों को टेबल याद करवाते हैं तो आप उनको बार बार बुलवाते हैं। ये जो बार बार बुलवाने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, दैट्स व्हाट वी कॉल ड्रिल। आप उसे बच्चों ड्रिल कहते हो ना होने। क्लियर हो गया है? अभ्यास करवाना किसी चीज का। और ये बोर यानी बच्चों किसी को क्या करना? परेशान करना, किसी को तंग करना। इस सेंस में भी आप इसका प्रयोग करते हो। क्लियर है? अब ये जो वुड पेकर यानी हो गया जो है वुड बोरर। बोरर का मतलब क्या होता है? यानी लकड़ी के अंदर जो है छेद करने वाला। तो ऐसा पक्षी बच्चों वो होता है कठफोड़ुआ। आप उसको शुद्ध हिंदी में कठफोड़ुआ बोलते हो, और हमारी स्थानीय भाषा में बच्चों आप लोग ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, आप उसे खाती चढ़ा कहते हैं। तो ऋषि महोदय ने क्या कर दिया? श्राप दे दिया। एंड व्हेन शी टर्न्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ वुड पेकर, अर्थात जब वो एक कठफोड़ुआ के रूप में तब्दील हुई, तो शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। तो बच्चों क्या होगा? जब आपको अगर कोई श्राप दे दे और आपसे कह दिया जाए, आपको श्राप दे कह दिया कि जा तू बैल बन जा, तो तुम्हारे बड़े बड़े सींग आएंगे कि नहीं? उसी तरीके से बच्चों जो कठफोड़ुआ होता है
उसके सर पर क्या होती है बच्चों? एक स्कारलेट कैप होती है। क्या, जरा ध्यान देना, स्कारलेट कैप। तो कैप यानी तो बच्चों टोपी होता है, और स्कारलेट का मतलब बच्चों क्या होती है? गोलाकार और रंग बिरंगी होती है, एक मुकुट की तरह। जैसे कलंगी नहीं होती क्या? जैसे कलंगी होती है बच्चों, कलंगी भी बोलते हैं, है ना? तो उसके सर के ऊपर बच्चों कलंगी की तरह या तुर्रा जो होता है उसकी तरह है, एक स्कारलेट कैप उगाई। और क्या हुआ? एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। और बच्चों वह ठीक उसी प्रकार से बन गई। दैट वाज लेफ्ट द सेम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल वैसी की वैसी, यानी जैसा एक कटपोड़वा होता है ठीक उसी प्रकार से जो बच्चों बन गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड। अब बच्चों उसके सिर के ऊपर एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, इसका मतलब यह हुआ कि उसके सिर के ऊपर जो स्कारलेट कैप बनी, दैट रिमेंड एज इट वाज, अर्थात बच्चों जस की तस बनी रही। केवल क्या, उसके सर के ऊपर जो स्कारलेट कैप थी वो तो जस की तस बनी रही, और उसके जो बाकी परिधान थे, अर्थात उसकी जो बाकी पोशाक या जो उसके बाकी गारमेंट्स माने वस्त्र थे, दे ऑल गॉट बर्न्ट इनटू एशेज, अर्थात बच्चों वो सब जल के क्या हो गए? वो सब जल करके भस्मीभूत हो गए। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड। लेकिन उसके तमाम बाकी परिधान जलकर के राख हो गए, भस्मीभूत हो गए। ब्लैक एज अ कॉल इन द फ्लेम, ब्लैक एज अ कॉल माने कोयले की तरह काले, इन द फ्लेम माने क्या होता है बच्चों? फ्लेम का मतलब फायर होता है बच्चों। ये सब देखो जरा, फ्लेम एक होता है फायर। अब बच्चों आप जानते हो आग, ध्यान देना, जब आप आग जलाते हो तो आग में क्या क्या पाया जाता है बच्चों? जब आप आग जलाते हो तो एक होता है आग में एम्बर। ये एम्बर जो है बच्चों इसे हिंदी में अंगारा, आग से अंगारा होता है या शोला कहते हैं। और जब आग की लंबी लंबी लपट, जिसे ज्वाला भी कहा जाता है, जो बच्चों उठती है, और उसी को आप क्या बोलते हो? उसी जो आग की जो लपट है बच्चों, हिंदी में आप उसे लपट कहते हैं या आप उसे ज्वाला कहते हैं, और अपने स्थानीय भाषा में आप उसे आग की जड़ कहते हैं। ये जो आग की जड़ है इसे ही बच्चों अंग्रेजी में फ्लेम कहा जाता है। तो आपने क्या देखा? फायर, फायर में होती है फ्लेम, और आग के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, द पीसेज ऑफ फायर, दैट्स व्हाट यू कॉल एम्बर्स। आप उन्हें एम्बर्स माने शोले कहते हैं। अब बच्चों ब्लैक इज अ कॉल इन द फ्लेम, यानी आग की ज्वाला में कोयले की तरह उसके सारे कपड़े जल करके राख हो गए। अब बच्चों एक चीज देखना, ब्लैक इज अ कॉल, ध्यान देना, एक शब्द आ रहा है ब्लैक एज ए कॉल। यहां बच्चों आपको क्या देखना पड़ेगा? यहां आपको इस लाइन के अंदर जो पोएटिकल ब्यूटी है, माने जो काव्य का सौंदर्य है, वो सौंदर्य आपको देखना बच्चों। आप हिंदी में बात करके देखो, देखो क्या अर्थ लिखा हुआ, ब्लैक एज ए कॉल, एक कोयले की मानिंद काला, एक कोयले की मानिंद काला, एक कोयले की तरह है काला। तो बच्चों आप क्या करते हो? कोयले की मानिंद, जरा ध्यान देना, शब्द लिखा मैंने कोयले की मानिंद। फिर दूसरा कहता है कोयले की तरह काला, तीसरा कहता है कोयले की भांति काला, फिर कोई कहता कोयले जैसा काला, फिर कोई कहता कोयले सा काला। ये सारे शब्द जो है बच्चों हिंदी में इन्हें आप वाचक शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाचक शब्द का मतलब होता है दोज वर्ड्स विच एक्सप्रेस समथिंग, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, किसी बात को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों को हिंदी में वाचक शब्द कहते हैं। और ये सारे शब्द बच्चों जहां पाए जाते हैं वहां पर हिंदी की पंक्तियों में होता है उपमा अलंकार। जैसे आप कहते हो चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, तो बच्चों जब आप मुखड़े को चांद से कंपेयर करते हो तो इस पंक्ति के अंदर जो अलंकार बनता है उसे हिंदी में उपमा अलंकार, और अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अंग्रेजी में उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है SIMILE। जरा ध्यान देना, सिमिली। अब इसे बच्चे क्या करते हैं? स्माइल पढ़ते हैं। ये स्माइल नहीं है, स्माइल तो मुस्कुराना होता है। ये SI माने सी, MI माने मी, और LE का मतलब भी ई। इसको यूं पढ़ो बच्चों SIMILI। अब बोलो क्या पढ़ोगे? सिमिली। तो सिमिली इसका उच्चारण है। दिस इज द करेक्ट pronunciation of the word that I wrote on the board। बात समझ में आ गई है?
तो ये सिमिली है बच्चों, इसे आप हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं और हिंदी में इन शब्दों से पकड़ते हैं आप। वक्त उस बहते हुए दरिया की मानिंद है जो कभी लौट कर वापस नहीं आता, तो बच्चों आपने उसको कहा दरिया की मानिंद, उपमा अलंकार है। ये तरह है बच्चों में, ठीक है, ये भांति है, ये जैसा है, ये सा है। ऑल दीज वर्ड्स आर यूज इन ऑर्डर टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। इन सभी वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य तुलना करने के लिए। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे, जब मैं कहता हूं कि सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो आप कहते हो इसमें उपमा अलंकार है। अंग्रेजी में बोल दो, द फेस, सीता's फेस इज एज ब्यूटीफुल एज, सीता's फेस इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। तो बच्चों यहां एज की जगह पर आप कभी कभी LIKE लाइक का प्रयोग भी तो करते हो। लाइक कहने भी क्या होता है, आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तो बच्चों एक लाइक का माने तो पसंद करना होता है व्हेन इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ए वर्ब, बट व्हेन इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ प्रीपोजिशन। लेकिन जब आप इसका प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तो यहां पर बच्चों आपने ये देखा कि लाइक है और एज है, ये अंग्रेजी में बच्चों चलते हैं और इनका प्रयोग दो चीजों की बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। अब बात यह है कि तुलना और उपमा में क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है बच्चों। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, सीता उतनी सुंदर है जितनी राधा है, इसमें कोई उपमा अलंकार नहीं है। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, सीता उतनी सुंदर है जितनी राधा है, इस पंक्ति में कोई उपमा अलंकार नहीं है, क्योंकि बच्चों हमने कहा सीता राधा के समान सुंदर है, तो सीता और राधा कोई आसमान में थोड़ी आई है, यानी जाति एक है। मैं ये कहना चाहता हूं व्हेन यू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, जब आप दो समान ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना करते हो तो दैट इज ओनली कंपैरिजन, वह सिर्फ कंपैरिजन होता है। बट व्हेन यू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट सिमिलर बट दे आर डिसिमिलर। अब आप कहते हो साहब सीता का मुंह चांद, अब बताइए चांद चीज अलग है, सीता का मुंह अलग चीज है, यहां उपमा अलंकार बनेगा, यहां पर उपमा अलंकार बनेगा। तो बच्चों यहां भी देखो बनेगा कॉल इन द फ्लेम, अर्थात उसके कपड़े जल करके भस्मीभूत हो गए, किसमें आग की ज्वाला में, किसकी तरह, कोयले की तरह काले हो गए। यहां बच्चों उपमा अलंकार बनती है। यहां पर ये जो पंक्ति है इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली, क्लियर है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, अब स्थिति है बच्चों, ये तो युगों युगों पहले की बात है कि सेंट पीटर ने किसी महिला को श्राप दिया था और बच्चों वो किस में चेंज हो गई थी, और वह मनुष्य योनि से कठफोड़वा की योनि के अंदर परिवर्तित हो गई थी। लेकिन आज क्या होता है, अनेकों सालों बाद बच्चों उस एरिया के जो स्कूल गोइंग बॉयज, मेरा मतलब जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जब उधर से गुजरते हैं तो बच्चों उसको देखते हैं, किसको देखते हैं, उस कठफोड़वी को देखते हैं। और वो कठफोड़वी उस सुनसान जंगल में, उस वीरान जंगल में क्या करती है, आज भी लकड़ियां जो उनके अंदर क्या करती है, अपनी चोंच से जो है बोर करती है, छेद करती है। तो बच्चे आपस में बतियाते हैं कि ये कठफोड़वी वो वाली कठफोड़वी है जो क्या था, जो किसकी अपराधिनी थी, जो संत पीटर की अपराधिनी थी। संत पीटर ने इससे सिर्फ एक रोटी मांगी थी, इसके पास कई रोटियां थी, लेकिन इसने एक भी रोटी उसको देना उचित नहीं समझा। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर, और स्कूल जाने वाले हर लड़के ने बच्चों उसको देखा है। किसको देखा है, उस वुडपेकर को देखा है। वुडपेकर का मतलब समझ में आ गया है। यहां बच्चों वुडपेकर से मतलब यह है कि जो कठफोड़वी है उस कठफोड़वी को हर स्कूल वो जो मादा कठफोड़वा है, उस मादा कठफोड़वा को जो है हर स्कूल गोइंग बॉय और गर्ल, कोई भी स्कूल जाने वाला छात्र या लड़का लड़की, माने कोई छात्र या छात्रा जो है, हैज सीन का मतलब होता है एवरी स्कूल बॉय हैज सीन हर, अर्थात स्कूल जाने वाले हर विद्यार्थी ने उसको देखा है। इन द वुड, इन द वुड का मतलब बच्चों क्या होता है जरा देखना। इन द वुड का मतलब बच्चों आप अनुवाद करते हो लकड़ी में, लेकिन इसका अनुवाद ये नहीं होगा। ये जो वुड है बच्चों इसका माने है फॉरेस्ट, जंगल। जब बच्चों आप जानते हो जल, अब जलियन क्या होता है, बच्चे कहते हैं साहब जलियन पानी होता है, हम कहते हैं जलियन पानी कैसे होता है। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि मुझे पिलाओ थोड़ा जल, तो आपने बोला साहब जलियन पानी। फिर मैंने कहा जी आग में मेरी उंगलियां गई, जल, अब बताओ जलियन पानी है क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ जलियानी जलना भी होता है, जलियानी पानी भी होता है। इन द सेम बैठी उसी प्रकार से वुड मानी लकड़ी भी होता है, वुड मानी जंगल भी होता है। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल सुंदर है, सघन है और विस्तृत है। तो यह बताया गया बच्चों जी एवरी कंट्री, कंट्री क्या होता है, देश, लेकिन यह देश नहीं है।
कंट्री माने रूरल एरिया होता है, ग्रामीण क्षेत्र, देहात जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उसे अंग्रेजी में कंट्री कहा जाता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, तथा प्रत्येक देहात का जो स्कूल जाने वाला लड़का है, सीनर इन द वुड, ने उसे बच्चों जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री, जहां पर वह रहती है आज भी। कहां रहती है वह? वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, अर्थात जहां वह आज भी रहती है, पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, अर्थात आज के दिन तक भी अगर आप देखोगे तो वहां आपको पाई जाएगी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और आज भी बच्चों क्या करती है वह? भोजन के लिए, बोरिंग मानी क्या करती है वह? भोजन के लिए पेड़ों की छाल या जो पेड़ों का सूखा तना है उसमें अपनी लंबी चोंच से आज भी छेद करती रहती है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। अब बच्चों पोयम की जब स्टार्टिंग मैंने आपको की थी तो आपको समझाया था क्या होती है लीजेंड। देखो बच्चों ये लीजेंड क्या है? लीजेंड से पहले आप देखो बैलड क्या है। ए बैलड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। बैलड बच्चों क्या है, ध्यान से समझना, मैंने आपको वैसे इसका उदाहरण दे दिया था। ये देखो BALLAD बैलड यानी गाथा गीत। क्या होता है बैलड? यानी गाथा गीत, ठीक है। इसे बच्चों आप आख्यान गीत भी कह सकते हैं, आख्यान गीत भी कह सकते हैं। क्या होता है बैलड? बैलड में क्या होता है बच्चों, कविता कम होती है, सूक्ष्म भावों की अभिव्यंजना कम होती है। हिंदी में पढ़ोगे आप छायावाद में क्या होता है, छोटी छोटी भावनाएं जो है उनकी अभिव्यंजना होती है। जब सूक्ष्म भावों की अभिव्यंजना होगी तो ऐसी कविताओं को आप छायावादी कविताएं कहते हैं। और कुछ स्टोरीज बच्चों, कुछ साहित्यिक सर्जनाएं ऐसी भी होती है जिनमें कहानी होती नहीं है। और क्या होता है, वो क्या सोच रहा है, उसके मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो बच्चों जब कहानी पूरी तरह से मनोमस्तिष्क में चलने वाली उथल पुथल या अंतर्द्वंद पर आधारित हो, कहानी क्यों कविता कुछ भी, ऐसी रचनाओं को आप बोलते हैं मनोविश्लेषणवादी रचनाएं। क्या बोलते हैं? सिगमंड फ्रायड बच्चों जो है उसकी देन है, वो मनोविश्लेषणवादी होते हैं। जैसे हिंदी में आप गेय के बारे में जानते हो,
इलाज चंद्र जोशी के बारे में जानते हो, ये क्या मनोविश्लेषणवादी होते हैं, मन के अंदर चलने वाली बातें जो उस पर लिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बैलेड क्या है। तो बैलेड इज ए स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। बैलेड कुछ नहीं होती है बच्चों, बैलेड एक कहानी होती है जो कविता की शक्ल में, एक कहानी जिसे कविता की शक्ल दे दी जाए, दैट्स व्हाट यू कॉल ए बैलेड। जैसे आपको मैं एक हिंदी की कविता सुनाता हूं, आपको सबने सुनी होगी। सिंहासन हिल उठे, है ना, वो कैसी कविता है वो। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बिरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत हम सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मैं कविता के माध्यम से कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी तीर कटार इत्यादि उसकी सहेली थी। देखो वर्णन तो कर रहा हूं मैं उसका। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। पीछे ह्यूरोज आ गया, स्टोरी तो बता रहा हूं मैं आपको। तो बच्चों ऐसा होता है कि जब हम कविता के माध्यम से कोई कहानी कहते हैं, तब जिस प्रकार के काव्य रूप का सृजन होता है, या जो काव्य रूप उभर करके आता है, उसे बच्चों हिंदी में गाथा गीत बोला जाता है। एक शोक गीत भी होता है। शोक गीत क्या, कोई अपना नियर और डियर मर खर जाए तो अपन फिर क्या बार कुकटा करते हैं कविता के माध्यम से, दैट इज वो शोक गीत कहते हैं। अंग्रेजी में बच्चों से क्या बोलते हैं, जैसे आप सुनो, आप उसे कहते हैं, एक तो होता ओड, ठीक है, एक तो ओड होता है, और एक क्या होता है बच्चों जो मोर्नफुल सॉन्ग होता है, तो उसको आप बोलते हैं एलिजी। क्या बोलते हैं मोर्नफुल सॉन्ग को, ये मोर्नफुल सॉन्ग हो गया बच्चों, इसे कहा जाता है एलिजी। ठीक है, जैसे आप जानते हो एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते की मौत के ऊपर लिखा गया शोक गीत, बड़ी फेमस है अंग्रेजी में। एक है बच्चों एलिजी इन द कंट्री चर्चयार्ड, विलियम ब्लेक ने लिखी है कि देहात के चर्चयार्ड में जब वो गया तो वहां जाके उसने शोक गीत लिखा, वो भी एक शोक गीत है। मैं आपको कई बार कहता हूं हिंदी के अंदर अगर शोक गीत की बात करें तो पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शोक गीतों में एक आता है, कौन सा, सरोज स्मृति कंपोज्ड बाय पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा को बच्चों हिंदी साहित्य का सबसे अच्छा गाथा गीत माना जाता है। वो एक छोटी कविता है लेकिन उसको महाकाव्यात्मक कविता कहा जाता है। महाकाव्यात्मक क्योंकि उस छोटी सी कविता के अंदर महाकाव्य के सारे गुण जो है उन्होंने क्या डाल दिए। ठीक है, तो वो बच्चों ये गाथा गीत होता है। तो गाथा गीत का मतलब समझ में आ गया आपके। ए बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। अगर मैं इसको और ज्यादा सरल शब्दों में कहूं तो ये कहूंगा, ए बैलेड इज ए स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम। बैलेड एक कहानी होती है कविता के रूप में, या कविता के रूप में जो कहानी होती है उसी को बैलेड कहते हैं। बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर। बैलेड में क्या होता है बच्चों, जो फोक कल्चर होता है, माने जो लोक संस्कृति है वो उसके अंदर ज्यादा होती है, और पॉपुलर कल्चर या बड़ी लोकप्रिय संस्कृति होती है, एंड आर पास्ड ऑन। इसकी एक खास बात हो रहा है बच्चों, बैलेड जो होते हैं ना, ये क्या है कि जैसे मान लो एक किंवदंती है। किंवदंती जानते हो किंवदंती क्या होती है? किंवदंती का मतलब ये बच्चों कि कोई बात है जो मैंने किसी सुनी या पढ़ी गई नहीं है, वो सही हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इस किंवदंती को आप अनुश्रुति या जनश्रुति भी कहते हैं। तो ये बच्चों ओरल ट्रेडिशन पर आधारित होती है, इसके ये लिखित में कहीं नहीं होती है, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। अब ये तो क्या है कि ओरल ट्रेडिशन का मतलब मौखिक रूप से जो है मुझे जो है मेरे पिताजी ने कही, फिर मैंने मेरे बच्चे को कह दी, फिर मेरे बच्चे ने उसके बच्चे को कह दी। तो इस तरीके से क्या होता है कि कई पीढ़ियों से किंवदंतियों के ऊपर या जनश्रुति या अनुश्रुतियों के ऊपर आधारित बच्चों जो लोक कथाएं होती है वो हम सुनते हैं। जब उन लोक कथाओं को हम किसका रूप दे देते हैं? गीतों का रूप दे देते हैं, उन्हें कविताओं का रूप दे देते हैं, तब बच्चों जो साहित्य का जो रूप उभर करके आता है उसे बैलेड कहते हैं। जैसे बेली किशन रुक्मणीरी, क्या है यही तो है। तो इस तरीके की बातें हैं बच्चों, आप जरा समझो। और जो कविता बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर वो महाकाव्य कहलाती है, एपिक कहलाता है। ए बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर। लोक संस्कृति या जो ख्यात संस्कृति, ख्यात का मतलब विख्यात संस्कृति जो होती है उसी का पार्ट बच्चों बैलेड होते हैं। दे आर पास्ड ऑन
अर्थात बच्चों दे आर ट्रांसफर्ड, वो स्थानांतरित होते हैं, हस्तांतरित होते हैं ओरली यानी मौखिक रूप से फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वे मौखिक रूप से क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इज अ बैलेड, ये कविता बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाई, दिस इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस बैलेड फॉर्म, अर्थात ये जो गाथा गीत नामक कविता का रूप है उसका ये बेहतर उदाहरण है। अब बात आती है जो लीजेंड क्या है, ये लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी के बारे में तो सुना होगा। और ट्रेडिशनल स्टोरी को बच्चों लीजेंड कहते हैं, एक पुरानी पारंपरिक कहानी, एक पुरानी पारंपरिक कहानी। जैसे बच्चों आपने राजा नल और दमयंती का नाम सुना होगा, तो राजा नल और दमयंती के बारे में जो लोग कथाएं प्रचलित है वो क्या है, लीजेंड ही तो है। आपने जाटों के अंदर बच्चों हमारे जो लोक देवता तेजाजी के बारे में तो सुना होगा, कैसे कैसे गए थे वो, ससुराल गए थे, गायें वाएं थी उनके, गायें वाएं के चक्कर में उनको बलिदान होना पड़ गया था। तो इस तरीके की लोक कथाएं बच्चों आप सुनते हो, तो कैसी कथाएं हैं ये बच्चों हैं, ऑल ट्रेडिशनल स्टोरी, अर्थात ये पुरानी पारंपरिक कहानियां हैं, इन्हें लीजेंड कहते हैं, इन्हें लीजेंड कहा जाता है। अब ये ठीक इनका इनमें कुछ जो है बड़ा सटा ये भी कह देते हैं, है ना। और देखो सेंट पीटर कौन है, पोस्टल ऑफ क्रिस, क्या होता है पोस्टल, पोस्टल का मतलब होता है बच्चों डिसिपल, डिसिपल यानी क्या होता है पुपिल, पुपिल यानी क्या होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी क्या होता है शिष्य, समझ में आ गया है। तो बच्चों ये जो भगवान जीसस क्रिस्ट थे उनके 10-12 चेले थे, ये जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी मानी ईसाई धर्म के अंदर इस तरीके की बातें है कहते हैं वो लोग। तो उनके जो चेले थे उनमें से एक चेला कौन था, सेंट पीटर भी था। ये तो अपने नारद जी की तरह था भाई, इसको तो शक्ति प्राप्त थी, ये तो श्राप प्राप्त देता था। प्रोवोक का मतलब होता है टू मेक समबडी एंग्री, किसी को नाराज कर देते हो आप तो इसे प्रोवोक। इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि ये जो फई केरी नाम का पोएट है इसके द्वारा लिखी हुई ये पोएम है। अब बच्चों इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि इसमें कितने स्टेंजा हैं, तो आई थिंक देयर आर 16 स्टेंजास, 16 स्टेंजा है, एंड एवरी स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन्स, और हर स्टेंजा के अंदर कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां, तो 16 चौगु 64। इसका मतलब ये हो गया देयर आर 64 लाइन्स इन द पोएम इनकम्प्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि इस कविता के अंदर बच्चों कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 64 पंक्तियों में लिखी गई ये कविता है। और इस कविता को बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, आशा करता हूं कि इसमें किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ यू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। अब बच्चों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे वाला चैप्टर जो उस पर जरा विचार करते हैं, क्या चैप्टर है। देखो बच्चों, द फन दे हेड आपने पढ़ा, दूसरा द साउंड ऑफ म्यूजिक आपने पढ़ा, तीसरा द लिटिल गर्ल आपने पढ़ा, चौथा है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड आपने पढ़ा, पांचवा द स्नेक एंड द मिरर, ये आपको हमने पढ़ाया। और बच्चों आगे देखो, आगे वाली जो आगे वाला चैप्टर है बच्चों वो है एट पेज नंबर 68 माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड किसके बारे में जरा ये भी देखो। माई चाइल्डहुड बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। किनके बारे में है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। तो यहां दिया गया है बच्चों माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? ये बच्चों हमारे भारत के जो है 11th प्रेसिडेंट थे, 11वें राष्ट्रपति थे। और मजे की बात यह है कि इनका करियर कहां से शुरू होता है और अंत समय में बच्चों ये कौन से मंजिल पर, कौन से मुकाम पर पहुंचते हैं, तो इनका जीवन बड़ा प्रेरक है। देखने वाली बात यह है कि जब आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ते हो तो उनकी ऑटोबायोग्राफी अर्थात उनकी जो आत्मकथा है जो उन्होंने स्वयं लिखी है, उस किताब को बच्चों उन्होंने नाम दिया है द विंग्स ऑफ फायर, माने अग्नि के पंख। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे तो क्या पढ़ाने वाले ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बात ही ऐसी लिख दी उन्होंने लिखा कि विंग्स ऑफ फायर यानी क्या होता है, अग्नि के पंख। जरा देखो बच्चों, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। अब बच्चों आप ये भी समझो कि क्या होती है ऑटोबायोग्राफी। जरा देखो, ऑटोग्राफ तो आप जानते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी ये तो हो गया ऑटोबायोग्राफी। और एक होती है बच्चों सिर्फ बायोग्राफी। ये क्या होती है? देखो, अगर मान लो किसी की लाइफ के बारे में कोई दूसरा आदमी लिखता है, जैसे सौम्य बंदोपाध्याय एक बहुत बड़ा संसदीय पत्रकार है, उसने एक पुस्तक लिखी है बच्चों, पुस्तक का नाम है अमिताभ बच्चन।
अमिताभ बच्चन की जो पूरी लाइफ स्टोरी है वो उस संसदीय पत्रकार ने लिखी है, खुद अमिताभ ने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी है। इसलिए आप इसे अंग्रेजी में बायोग्राफी और हिंदी में आप इसे क्या बोलोगे, जीवनी कहोगे। बात समझ में आ गई है। ये ऑटो शब्द है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, स्व या होता आत्म, ये दो होता है बच्चों। तो इसको आप क्या कहोगे, आत्मजीवनी या स्वजीवनी यानी आत्मकथा। क्या कहोगे आप इसको, आत्मकथा कहोगे। तो हिंदी में भी क्या होता है बच्चों, ये जो आत्मकथा वाला टॉपिक है ये बड़ा मशहूर है, दोनों ही जो साहित्य है उनमें चलता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनकी आत्मकथा बड़ी मशहूर है, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, प्रश्न अग्नि के पंख। अब आप जानते हो मोर के पंख होते हैं, आप जानते हो बच्चों पक्षियों के पंख होते हैं, लेकिन अग्नि के पंख आपने नहीं देखे होंगे। तो सवाल यह कि अग्नि के पंख का मतलब क्या है। तो मतलब बच्चों यह है, यहां अग्नि के पंख का मतलब यह है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह कहना चाहते हैं कि समय चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इट डजंट मैटर वेदर द टाइम इज, इट डजंट मैटर वेदर द टाइम शूट्स यू, समय आपको शूट करता है और इट इज जस्ट एडवर्स, या ये बिल्कुल क्या है, प्रतिकूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी को सदैव क्या करना पड़ेगा, आदमी के सीने में बच्चों एक फायर जलती है, एक आग जलती है, हौसले की आग, और हमें हर हाल में इस आग को पंख देना है। एंड वी शैल हैव टू गिव विंग्स और वी शैल हैव टू गिव फेदर्स टू दिस फायर। ये आग जो हमारे दिल में जलती है, जिसे हम कहते हैं उत्साह की आग, जिसे हम कहते हैं हौसले की आग, ये उत्साह और हौसले की आग जो आपके दिल में जलती है बच्चों, इस आग को बुझने नहीं देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हर सूरत में आपको इस आग को पंख लगाना है। आग को पंख लगाना मानी इस आग को क्या करना है बच्चों, इसको हमेशा जलते रहने देना है। यही बच्चों उनका संदेश है। बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए उन्होंने। दुष्यंत ने एक गजल के अंदर बच्चों इसी बात को यूं कहा कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब प्रश्न यह है बच्चों कि यदि मेरे सीने में आग जलेगी तो मैं तो बढ़ के क्या हो जाऊंगा, मैं तो बढ़ के भस्म हो जाऊंगा। तो मैं उस आग की बात नहीं कर रहा हूं, यह अभिदा शब्द शक्ति नहीं है। अभिदा शब्द शक्ति में क्या होता है कि कोई जो बोलता है उसका वैसा का वैसा अर्थ निकालता है। और जो दूसरी शब्द शक्ति होती है जिसको आप क्या बोलते हो, जैसे अभिदा से काम नहीं चलता तो फिर आप उसको उसके लक्षणों के आधार पर, जैसे हम कहते हैं कि साहब राम को परेशान मत करो, राम तो गधा है। अब यार गधा थोड़ी है, उसके वो चार, जैसे आप उसको गधा मानोगे तो गधा थोड़ी हो, उसमें गधे के लक्षण हैं। माने गधा क्या होता है, मूर्ख होता है। इसी प्रकार से आपने राम को भी मूर्ख कहा है। तो यहां कौन सी शब्द शक्ति काम करेगी, अभिधा करेगी। और जब दोनों काम करना छोड़ देती है तो फिर वो व्यंजना करती है ना। तो जैसे कोई शिक्षा मंत्री महोदय या कोई भी XYZ कह देता है कि यार ये धंधा बंदा बंद करो। अब बात यह है कि वो कहना क्या चाहता है, तो उसका अभिप्राय कुछ और भी तो हो सकता है। तो उसको दोनों शब्द शक्तियों का प्रयोग कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यानी मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, सीधी सी बात यह है कि आग, तो आग का मतलब क्या बताया मैंने, हौसला बताया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का यह कहना है कि किसी सूरत में हमको इस आग को बुझने नहीं देना जो आग हमारे सीने में जलती। अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर इस बात को लिखते हैं। दूसरी बात यह बच्चों, इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म बच्चों रामेश्वरम, जानते हो रामेश्वरम कहां है, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु जो है वहां पर बच्चों जो क्या है कि रामेश्वरम है, उस जगह पर इनका जन्म हुआ था। रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। और एक फिशरमैन यानी एक मछुआरे के घर में इनका जन्म हुआ था। छोटे थे तो ये तो ट्रेन के अंदर कोई अखबार वगैरह फेंकता था शमशुद्दीन, तो ये उसके हेल्पिंग हैंड भी बने थे। इतनी विषम परिस्थितियों से ये आगे बढ़े हैं। फिर भी बच्चों इन्होंने ये कहा है कि मेरा बचपन बड़ा सिक्योर था, बड़ा सेफ था। मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि फ्रिज से दूर रहो, एसी से दूर रहो। यानी ऐसी अनावश्यक सुख सुविधा की चीजें जिनकी अपने को जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती अब हम क्यों उनकी लत लगाएं। अगर आपको एसी में रहने की आदत नहीं है और आप जबरदस्ती उसको बीमारी को पाल रहे हो, कहां आवश्यकता पड़ रही है अपने को, है ना। तो वो ये कहते थे कि जो जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक सुविधाएं थी वो तो हमको सुलभ कराते थे, लेकिन अनावश्यक जो भोग विलास की चीजें हैं उनसे वो सदैव दूर रहते थे। ये तो अच्छी बात है। फिर डॉक्टर कलाम ये कहते हैं कि धीरे धीरे बच्चों कहां से कहां पहुंचे हो, वो तो लंबी चौड़ी कहानी है। पर इतना समझो कि मरने से पहले जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि ये दुनिया आपको किस रूप में याद करे, आप ये बताइए इस दुनिया के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया आपको किस रूप में याद करे, एक महान वैज्ञानिक के रूप में, मिसाइल मैन के रूप में, या फिर हिंदुस्तान जैसे बहुत बड़े मुल्क के राष्ट्रपति के रूप में। तो डॉक्टर कलाम ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि
नहीं, द वर्ल्ड शुड रिमेंबर मी एज अ टीचर। ये दुनिया मुझे याद करे तो किस रूप में करे? एक टीचर के रूप में याद करे, एक शिक्षक के रूप में याद करे। तो बच्चों, इससे शिक्षक शब्द जो है इसके महत्व का प्रतिपादन होता है। इसलिए तो मैं कहता हूं, चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कोई साधारण चीज नहीं होती है, जिसकी गोद में प्रलय और सृजन दोनों एक साथ पलते हैं, उसे शिक्षक कहा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात होगी हमारी अगली क्लास में। नमस्कार।